वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस के क्लास 8th के कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, उसका नाम है टाइफाइड रोग। और टाइफाइड है वो बैक्टीरिया जीवाणु से फैलता है और टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार कहा जाता है। और जीवाणु एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है और सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू परजीवी का वाहक क्या है। डेंगू एक प्रकार से वायरस से फैलता है, विषाणु से, और यह मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। घरेलू मक्खी से हैजा फैलता है जिसको कोलेरा कहा जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। तो डेंगू मादा एडिस मच्छर से फैलता है और यह एक प्रकार का विषाणु है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड जीवाणु से फैलता है। पोलियो विषाणु से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। और क्षय रोग है जिसको टीबी कहते हैं, यह भी जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मलेरिया रोग मच्छर के काटने से फैलता है और उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। और मादा एनाफिलीज मच्छर किस समूह में आता है? मादा एनाफिलीज मच्छर है वो प्रोटोजोआ ग्रुप में आता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक प्रकार से दवाई थी, प्रतिजैविक था, पेनिसिलिन का टीका बनाया था, वो बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यह पहली एंटीबायोटिक थी, प्रतिजैविक थी पेनिसिलिन। निम्नलिखित में किस पौधे के पत्तों का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो ऐसे पौधे के कौन से पत्ते हैं जिसका रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गिलोय के पत्तों का रस। तो गिलोय का जूस पीने से इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध क्षमता, रोगों से लड़ने की शक्ति आती है, इसीलिए मलेरिया और डेंगू के उपचार में गिलोय का जूस पिया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहले किस प्रतिजैविक की खोज की थी? यह आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। कब की थी? 1928 में। और बाकी भी ये एंटीबायोटिक है, लेकिन पहली एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन प्रतिजैविक खोजा गया था सबसे पहले। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? जो पैकेट होते हैं और थैलियों में जो दूध आता है उसको खराब होने से बचाने के लिए, जो थैलियों वाला दूध है वो किस मेथड से तैयार होकर आता है, किस विधि से तैयार होता है? पाश्चरीकरण विधि। कौन सी विधि है? पाश्चरीकरण विधि। और इस विधि की खोज लुई पाश्चर वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? लुई पाश्चर वैज्ञानिक ने। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? राइजोबियम वाले जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु होता है वो फलीदार फसलों में पाए जाते हैं। फलीदार जो फसल होती है, फलियों वाली फसल होती है, दाल वाली फसलें कहा जाता है, उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट बनाने में और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, वो मजबूत रेशे कौन से हैं? वो नायलॉन रेशे। कौन से रेशे? नायलॉन रेशे से पैराशूट बनाए जाते हैं और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाई जाती है। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है क्योंकि यह आसानी से मुड़ सकता है। रेयोन क्या है? रेयोन एक रेशा है और यह कौन सा रेशा है? संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित को हिंदी में एक प्रकार और भी नाम है इसका, कृत्रिम रेशा, जो मानव द्वारा बनाया गया है। यह प्राकृतिक नहीं होता, इसको इंसान बनाता है फैक्ट्री वगैरह में। तो रेयोन है वो एक संश्लेषित रेशा है जो आदमी द्वारा बनाया जाता है। बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है। बैकेलाइट क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन एक क्या है? टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है। टेफ्लॉन का फुल फॉर्म होता है टेट्राफ्लोरोइथेन। यह भी एक प्लास्टिक है। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पैराशूट बनाने में नायलॉन रेशे का प्रयोग होता है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक ऐसी अधातु को अंग्रेजी में नॉन मेटल कहा जाता है,
और इसमें चमक होती है। कौन सी है धातु होगी? आयोडीन होती है जिसमें चमक होती है। सल्फर, ब्रोमीन और कोयला में कोई चमक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसका नाम है पारा। कौन सा धातु होता है? पारा। धातु को अंग्रेजी में मेटल कहा जाता है और पारा को अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है। और मरकरी, पारा का सिंबल होता है वो होता है Hg। क्या सिंबल होगा? Hg। और लोहा का सिंबल होता है Fe और तांबा का सिंबल होता है Cu। और ग्रेफाइट का होता है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है तो इसका हो जाएगा कार्बन C। सिंबल को हिंदी में प्रतीक कहते हैं भाई। सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सी है जो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करती है? अधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा, तो इसका आंसर होगा फास्फोरस। क्या आएगा? फास्फोरस एक ऐसी सक्रिय अधातु है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, फास्फोरस आएगा। इसीलिए श्वेत फास्फोरस होता है, सफेद फास्फोरस, उसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह आग ना पकड़े। धातु के किस गुण के कारण पतले तार खींचे जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं? जैसे घर में तांबे की तार होती है जो बिजली वगैरह में यूज होती है, तो वो कौन सा गुण होता है धातु का? उसको कहते हैं लचीलापन। साइंस में बोलेंगे इसको तन्यता। क्या बोलेंगे? तन्यता। एक बार कई बार क्वेश्चन भी आता है कि 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और 22 कैरेट का प्रयोग आभूषण बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? सबसे अधिक सक्रिय धातु है वो है पोटासियम। अधातु पूछा था, उसका आंसर था फास्फोरस। और धातु पूछा है तो इसका आंसर क्या है? पोटासियम। और पोटासियम का सिंबल क्या होगा? के। पोटासियम को किससे नोट करते हैं? के से। सोडियम को किससे नोट करते हैं? Na से। और तांबा को Cu से और सोना को Au से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में बनाया जा सकता है, सीट बनाई जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा आघात वर्धनता। अंग्रेजी में होता है मैलेएबिलिटी, जिसको पीटकर चादर बनाई जाती है धातुओं से। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में यूज होता है? बिटुमेन पेट्रोलियम का उत्पाद है जिसका यूज सड़क बनाने में होता है, बिटुमेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस मीथेन होती है और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। कोयला को बनाने में कितना समय लगा था? कोयला को बनाने में लगभग बनने में कितना समय लगा था? लाखों साल लगे थे। तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तेल में जो आग लगती है, पेट्रोल डीजल से जो आग लगती है, उसको किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तो इसका आंसर होगा CO2। अग्निशामक होता है फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला होता है। उसमें कौन सी गैस होती है? CO2। पानी से आग नहीं बुझाई जाती भी। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? किसी पदार्थ के दहन मतलब कोई भी पदार्थ जलता है, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के बगैर वो चीजें जलेगी नहीं। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो तेल की आग लगी होती है और जो बिजली के सर्किट में जो आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए ये आग बुझाने वाले का प्रयोग किया जाता है, इसमें पानी वगैरह नहीं डाला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? लकड़ी है उसका जलना कौन सा दहन होगा? कौन सा दहन होगा? मंद दहन। क्या बोलते हैं इसको? मंद दहन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईंधन के ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू का मात्रक क्या है? ईंधन होता है उसका ऊष्मीय मान को किससे नोट करते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम इसका आंसर होगा। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं, तो जो मध्य भाग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला। और ऊपर वाला भाग होता है वो नीला होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। और कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। जीवों की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई क्या है? कोशिका आएगा इसका आंसर। मानव शरीर की जो आधार है, मानव शरीर का जो आधार है, ह्यूमन बॉडी का जो बेस है, वो कोशिका को कहा जाता है। हमारा शरीर कोशिका से बना है। जिस प्रकार मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए, उसी प्रकार शरीर बनाने के लिए कोशिका की जरूरत होती है। तो सबसे पहले शरीर में कोशिका बनती है, फिर जाके इंसान का शरीर बनता है। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए कोशिका का पिता, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है।
और ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सॉरी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये कोशिका भित्ति किस में होती है? पौधे की कोशिका में होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किस में होगी? कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में सेल वॉल कहा जाता है, सेल वॉल कोशिका भित्ति को। और यह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है हरा पदार्थ, और पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और उसमें एक धातु होती है जिसका नाम है मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु होती है पौधे की पत्तियों में हरे रंग के कारण? मैग्नीशियम धातु होती है। और मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। मैग्नीशियम को किससे नोट करते हैं? Mg से नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निमन नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, और केंद्रक भी पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड नहीं पाए जाते। ये पौधे में पाए जाते हैं सिर्फ, तो प्लास्टिड आएगा इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति घर, बिजली घर कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम याद करें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से मानव शरीर की जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है ना, अतिरिक्त ऊर्जा होती है, उसको शरीर में स्टोर करके रखता है। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहते हैं। यह मृत कोशिकाएं होती है ना शरीर में, उसको पचाता है ये, और कोशिका का केंद्रक हो गया। तो प्लास्टिड आएगा इसका आंसर। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है वो माइकोप्लाज्मा। क्या होगा इसका आंसर? माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है, सबसे छोटा। किस कोशिका को ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? एनर्जी स्टोर करने वाला, अभी बताया था मैंने जस्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आएगा इसका आंसर। किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या है? सजीव होते हैं उसमें आनुवंशिक गुण होते हैं, उसका वाहक है जीन। क्या बोलेंगे इसको? जीन होते हैं सजीवों में। निम्नलिखित में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यह भी बताया था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि यह मृत कोशिकाओं को पचाता है, डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं अभी। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं, अंग्रेजी में होता है गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं, और वो कहाँ होते हैं? कोशिका के केंद्रक में होते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं केंद्रक को अंग्रेजी में, सेल न्यूक्लियस। एक जेली जैसा पदार्थ, जेली जानते हो एक फल होता है जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है अंग्रेजी में। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मायन करने के लिए, मतलब अंडे को गर्मी देने के लिए, इसलिए मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है। आसान है ये तो। बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है जल मादा के शरीर के बाहर, जो मादा होती है उसके शरीर के बाहर, जो फीमेल होता है, कोई भी फीमेल जीव है उसके शरीर के बाहर होगा, उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, उसको बोलते हैं बहुविभाजन विधि। और अमीबा की कोई सर्व शेप नहीं होती, भी आकृति फिक्स नहीं होती इसकी, ये अपनी आकृति बदलता रहता है। बहुविभाजन विधि होगी इसका आंसर। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा भी एक जीव होता है, उसकी जनन की विधि उसको बोलते हैं मुकुलन। जनन होता है प्रोडक्शन करना, जन्म देना। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। ऐसे जंतु जो अपने शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे इंसान हो गया, उसको बोलते हैं जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक कितने होते हैं? एक युग्मनज में एक ही केंद्रक होगा। यह आसान सा क्वेश्चन है। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अंड प्रजनक जंतु। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? मादा युग्मनज होते हैं और नर युग्मनज होते हैं। मेल और फीमेल का जब आपस में मतलब वो होता है, मतलब अटैचमेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन की विधि को निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। नर और मादा युग्म मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायगोट कहते हैं युग्मनज को अंग्रेजी में, जायगोट। कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? जो किशोर अवस्था में जो
व्यक्ति होते हैं, किशोर मतलब व्यक्ति हो गए, व्यक्ति किशोर लड़के लड़कियां, उसके अंदर जो सबसे बढ़िया भोजन है वो कौन सा है? रोटी, दाल और सब्जियां। कितनी उम्र तक के को शैशवावस्था कहा जाता है? शैशवावस्था किसको कहा जाता है? कितनी उम्र को कहा जाता है? 0 से 5 साल तक के बच्चे को शैशवावस्था कहा जाता है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्त्राव की सामान्य अवधि क्या है? स्त्रियों में होने वाले मासिक स्त्राव की सामान्य अवधि है वो 28 दिन है। टोटल कितनी होगी? 28 डेज हो गई। मासिक स्त्राव बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। किशोरावस्था की उम्र क्या है? 11 से 19 साल होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को एडोलसेंस कहा जाता है अंग्रेजी में, और ये 11 साल से शुरू होती है और 19 साल में खत्म हो जाती है। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? जो जन्म लेने वाला शिशु होता है उसके लिंग का निर्धारण के लिए कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। अंग्रेजी में होगा क्रोमोसोम। निम्नलिखित में कौन नर जनन हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन है वो नर जनन हार्मोन है जो मेल से स्त्रावित होता है। मेल से स्त्रावित होता है नर जनन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा इसका आंसर। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में। 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे, इसका आंसर होगा 23 जोड़े। टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 नर में होते हैं और 23 ही मादा में होते हैं। 23 मेल और 23 फीमेल में। जिसमें मेल में क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, और जो फीमेल होता है उसमें होता है XX। लड़के के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? एडमस एप्पल या कंठमणि कहलाता है। क्या कहलाता है? एडमस एप्पल या कंठमणि। निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? XY गुणसूत्र। अभी बताया था जस्ट, नर लिंग धारण कौन करेगा? XY। यौन आरंभ प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल के अंदर, पौरुष हार्मोन के नाम से जाना जाता है। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। तो न्यूटन किसकी राशि है भाई? न्यूटन है वो बल की राशि है। बल की ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? कोई भी वस्तु है वो किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है अंग्रेजी में। और इसकी खोज की थी न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन वैज्ञानिक ने। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? बैल होते हैं वो गाड़ी को खींचते हैं, तो वो कौन सा बल है? पेशीय बल। पेशीय का मतलब होता है मांसपेशियों का बल, मांसपेशियां काम करती है उसमें। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। क्या होगा इसका आंसर? ऐसा यूनिट होगी पास्कल, और इसका फॉर्मूला हो गया पास्कल किसके बराबर होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर मतलब न्यूटन डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। पास्कल आएगा दाब का ऐसा ही मात्रक। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जो फोर्स बटे एरिया, क्षेत्रफल और बल, बल हो गया फोर्स और क्षेत्रफल हो गया एरिया। फोर्स बटे एरिया क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, प्रेशर। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें पाउडर छिड़कते हैं, क्या कारण है? घर्षण क्या हो जाता है? घर्षण होता है अंग्रेजी में फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके कारण कैरम बोर्ड पर आसानी से हम खेल सकते हैं। बर्फ पर चलने से आप फिसल जाएंगे, क्यों? क्योंकि घर्षण वहां क्या होता है? कम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? घर्षण वहां पर कम हो जाएगा। तेलीय सतह से वहां भी घर्षण क्या होगा? तेल मतलब छिड़क रखा है सड़क पे, तो वहां भी घर्षण क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर के तलियों की गोटी, जो टायर होते हैं उसके तली होती है, उसकी गोटी होती है, वो घर्षण क्या करती है? बढ़ाती है, फ्रिक्शन बढ़ाती है, इसलिए वो आसानी से चल सकते हैं टायर। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सनीहक। जो फ्रिक्शन कम करते हैं उसको कहते हैं सनीहक। लुब्रिकेंट, चिकने पदार्थ क्या कहा जाता है? चिकना पदार्थ। सनीहक होता है चिकना पदार्थ, लुब्रिकेंट बोलते हैं इसको। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि होती है साउंड, साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? आयाम पे। आयाम होता है अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड। आवृत्ति, आवृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। ये देखा भी होगा आपने कई बार रेडियो वगैरह में, हर्ट्ज के किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, तो आवृत्ति का मात्रक हो गया हर्ट्ज। कंपन आयाम का ऐसा ही मात्रक क्या है? कंपन होता है वाइब्रेशन, उसका ऐसा ही मात्रक है मीटर। क्या होगा इसका आंसर? मीटर। और लेंथ का भी यही होता है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर। अवसर्व्य ध्वनि, अवसर्व्य ध्वनि होती है अल्ट्रासोनिक वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। क्या होगा इसका आंसर? 20 हर्ट्ज से कम होती है। मानव के कानों के लिए सर्वैत्ता प्रास क्या है? मानव के कान होते हैं, उसके लिए कितनी ध्वनि चाहिए सुनने के लिए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ध्वनि सुन सकता है मानव का कान।
20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि नहीं सुन सकता। तो ये होती है मानव के कान के लिए ध्वनि का परासर। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? कंपन। अगर हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है कंपन, वाइब्रेशन। प्रासर्व्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? 2000 एचजेड से अधिक प्रासर्व्य ध्वनि होती है। 2000 नहीं आएगा यहाँ, 20,000 हर्ट्ज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 20,000 हर्ट्ज आएगा। ये ऑप्शन गलत है। तो 20 एचजेड से कम होगी वो तो होगी अपसर्व्य तरंगे, पीछे पड़ा है। और प्रासर्व्य होती है अल्ट्रासोनिक वेव, जो अल्ट्रासाउंड में यूज होती है। तो अल्ट्रासाउंड में जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और चमगादड़ भी इतनी ही मतलब फ्रीक्वेंसी से मतलब चलता है, देख सकता है। 20,000 हर्ट्ज आएगा इसका आंसर। आवर्तकाल का मात्रक क्या है? इसका आएगा सेकंड आएगा इसका आंसर। आवर्तकाल का मात्रक हो गया सेकंड आंसर आएगा इसका। इनमें से किसकी आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? छोटी बच्ची की आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है, छोटी बच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। क्योंकि इसमें कौन सा प्रभाव है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, क्योंकि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, मतलब कोई भी विद्युत लेपन करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, कोई भी धातु होगी मान लो, तो उसके ऊपर एक चमक आ जाती है। तो वो कौन सी धातु के कारण चमक आती है? उसका नाम है क्रोमियम धातु, क्रोमियम मेटल होती है। क्रोमियम का सिंबल क्या है, प्रतीक है Cr। खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए लोहे के डिब्बे पर कौन सी धातु का लेप किया जाता है? तो उसका आएगा टीन के डिब्बे होते हैं, ये जो घी वगैरह के जो कनस्तर आते हैं, डिब्बे आते हैं, उसके ऊपर किसका लेप होता है? टीन धातु का लेप होता है। और टीन का सिंबल होता है प्रतीक Sn। क्या सिंबल होगा? Sn। साइकिल के हैंडल होते हैं और पहियों के रिम होते हैं, उसको चमकदार बनाने के लिए कौन सी धातु होती है? ये अभी पढ़ा था हमने, क्रोमियम धातु। अभी आया था आंसर इसका, क्रोमियम। साइकिल के हैंडल और पहियों के रिम क्रोमियम से बने होते हैं। लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए कौन सी धातु का लेप किया जाता है? लोहे के जो पुल होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए कौन सी धातु का पुल वो किया जाता है, लेप किया जाता है? तो जिंक धातु आएगा इसका आंसर, जिंक, Zn। और इसको हिंदी में जस्ता कहा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? आकाशीय जो विद्युत विसर्जन होती है, आकाश में जो बिजली चमकती है, उसको क्या कहा जाता है? तड़ित कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तड़ित आंसर आएगा इसका, तड़ित। तड़ित बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ये आ गया ना, तड़ित, मतलब तड़ित को थंडर कहते हैं, थंडर। बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? खुली जगह में घुटनों के बल सिमटकर सिर को हाथों के अंदर रख के बैठ जाना चाहिए। खुली जगह में घुटनों के बल बैठकर सिर को हाथों के अंदर रख के बैठ जाना चाहिए, तड़ित बिजली गिरने के टाइम। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव जो आंख होती है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तक हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण टकराकर वापस आ जाती है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यह 2 प्रकार के नियम होते हैं इसके। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? जो आंख में जो लाइट पड़ती है उसमें प्रकाश जो किरणें होती है उनको कौन नियंत्रित करता है? पुतली। इसका आंसर आएगा पुतली। पुतली को अंग्रेजी में प्यूपिल कहा जाता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है घर में, जो समतल दर्पण होता है, उससे बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा? आभासी। वास्तविक नहीं बनता, आभासी आएगा। आंखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? जो आंख से अंधे व्यक्ति हैं उनके लिए कौन सी लिपि बनाई गई है? ब्रेल लिपि। और इस लिपि को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लुई ब्रेल। कौन से साइंटिस्ट थे? लुई ब्रेल। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। कोई भी पृष्ठ पर जो प्रकाश की किरण पड़ेगी उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है? विक्षेपण प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। विक्षेपण कहते हैं इसको, डिस्पर्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में। प्रिज्म से 7 रंग की लाइट निकलती है और उसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। ह्यूमन आई में उत्तल लेंस होता है। आइरिस में छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आइरिस में जो छोटा छिद्र होता है उसको पुतली कहते हैं।
मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मानव नेत्र के जो रंगीन भाग है उसको आइरिस कहा जाता है, परितारिका। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव होता है बराबर। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना दृष्टिपटल पर बनाता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? CO2 गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार है। तो ये थे साइंस के क्लास 8th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन थे और ये हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इस प्रकार हम क्लास 9th के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, 10th के भी। तो अपना बेसिक मजबूत बनाओ, बेस स्ट्रॉन्ग करो अपना। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करेक्ट गुरु, प्रेस दी सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट।